फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4 लिटिल थिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी, यानी रहमदिली के छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी को कैसे खुशगवार बना सकते हैं। इसका आंसर, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, रहमदिली के छोटे छोटे काम, ये छोटे काम मेक आवर लाइफ हैप्पी, हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं। बिकॉज, क्योंकि बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके, वी आल्सो फील हैप्पीनेस, हमें भी खुशी महसूस होती है या फिर हम भी खुशी महसूस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी। इसका आंसर है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी बिकॉज बाय हेल्पिंग अदर्स वी आल्सो फील हैप्पीनेस। रहमदिली के छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी खुशगवार बनाते हैं क्योंकि दूसरों की मदद करके हमें भी खुशी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। एक्सप्लेन, बयान करें, वजाहत करें, द मेन आइडिया, मरकजी ख्याल, ऑफ द पोएम, नज़म का, इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस नज़म के अंदर शायर क्या कहना चाहता है, उसकी जो सोच है उसको चंद अल्फाज में या एक दो लाइनों में आपने बयान करना है। नज़म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में बयान करें। इसका आंसर, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, नज़म का मरकजी ख्याल, इज है दैट के आवर लिटिल वर्ड्स, हमारे छोटे अल्फाज, एंड डीड्स और काम, ऑफ काइंडनेस, रहमदिली के, नॉट ओनली मेक अस हैप्पी, ना सिर्फ हमें खुश करते हैं या हमें खुश बनाते हैं, बट आल्सो मेक दिस अर्थ अ हेवन, बल्कि इस जमीन को भी एक जन्नत नुमा बना देते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। तो इसका आंसर, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट आवर लिटिल वर्ड्स एंड डीड्स ऑफ काइंडनेस नॉट ओनली मेक अस हैप्पी बट आल्सो मेक दिस अर्थ अ हेवन। इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि हमारे रहमदिली के छोटे अल्फाज और कामों से ना सिर्फ हमें खुशी मिलती है बल्कि इससे ये दुनिया भी एक जन्नत बन जाती है, यानी एक जन्नत नुमा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स विच कम एट द एंड ऑफ ईच लाइन, यानी हर लाइन के इख्तिताम पर आने वाले हम आवाज अल्फाज लिखें। इस नज़म में मौजूद, नज़म की हर लाइन के इख्तिताम पर मौजूद हम आवाज अल्फाज लिखें। तो इसका आंसर से पहले ये देख लें कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या है। जैसे TUB टब, इसका राइमिंग वर्ड होगा SUB सब। इसी तरह LET लेट, लेट का MET मेट। इस तरह मुख्तलिफ राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे रैट का फैट, कैट, मैट। इसी तरह डाउन का गाउन। तो इस नज़म में मौजूद हम आवाज अल्फाज लिखने हैं और सिर्फ वही हम आवाज अल्फाज जो कि लाइन के इख्तिताम पर हैं। तो ये 3 अल्फाज थे, जैसे सैंड और लैंड, अवे, स्ट्रेट, लव, अबव। ये 3 अल्फाज राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल हुए इस नज़म के अंदर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द लाइंस बिलो। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी और उनके साथ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस के मुताबिक जो आपको जवाब सबसे बेहतरीन लगता है आपने ब्लैंक्स को फिल कर लेना है। तो पहली स्टेटमेंट है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश मेक द माइटी ओशन, छोटे छोटे कतरे बड़े समुंदर बनाते हैं। किस चीज के छोटे छोटे कतरे? नंबर 1 वाटर यानी कि पानी के, लिक्विड यानी माया के, या फिर रेन यानी बारिश के। अब छोटे छोटे कतरे बहुत बड़े समुंदर बनाते हैं, पानी के, माया के या फिर बारिश के, वाटर, लिक्विड और रेन। इनमें से आपके ख्याल में कौन सा आंसर ठीक है? जी,
इसका आंसर है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो पानी के छोटे छोटे कतरे मेक द माइटी ओशन, बहुत बड़ा समुंदर बनाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे ज़रात मेक द डैश लैंड, ज़मीन बनाते हैं। कैसी ज़मीन बनाते हैं? बिग यानी बड़ी ज़मीन बनाते हैं, हॉरिबल यानी खौफनाक ज़मीन बनाते हैं, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं। तो इस पोएम के मुताबिक लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे छोटे ज़रात मेक द डैश लैंड, तो इसका आंसर है ब्यूटीफुल। रेत के छोटे छोटे ज़रात एक खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी डैश, छोटे छोटे लम्हात बहुत बड़े बनाते हैं क्या चीज़? डेज यानी दिन, नाइट्स यानी रातें, एजेस यानी ज़माने, या फिर अदवार। अदवार दौर की जमा है। लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी डैश, छोटे छोटे लम्हात बनाते हैं क्या चीज़ बनाते हैं? एजेस यानी ज़माने बनाते हैं। छोटे छोटे लम्हात मिलकर ही जब इकट्ठे होते हैं तो पूरा एक दौर बन जाता है। Our little errors let the soul away from the path of dash, हमारी छोटी गलतियां हमारी रूह को रास्ते से हटा देती हैं। किस चीज़ के रास्ते से? अब हमारी गलतियों की बात हो रही है। जो हम खताएं करते हैं, जो हम गलतियां करते हैं, जो हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं, वो हमें रास्ते से हटा देते हैं। किस के रास्ते से? ईवल यानी बुराई के रास्ते से। क्या हमारी गलतियां हमें बुराई के रास्ते से हटाती हैं? विर्चू, या फिर क्या हमें वो नेकी के रास्ते से हटाती हैं? या फिर विकेडनेस, खबासत, दजालियत, झूठ की इंतहा। तो क्या हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें बुराई से दूर करती हैं, नेकी से दूर करती हैं, या फिर दजालियत से दूर करती हैं? तो हमारी जो छोटी गलतियां हैं वो हमें नेकी से दूर करती हैं। हम छोटे छोटे गुनाह करते रहते हैं और हम कहते हैं खैर ये तो कोई बात नहीं, इससे क्या होता है? तो वो छोटे छोटे गुनाह बाद में बड़े गुनाहों में तब्दील हो जाते हैं और हमें सीधे रास्ते से, नेकी के रास्ते से हटा देते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक द डैश एंड ईडन, छोटे छोटे रहमदिली के काम और प्यार भरे छोटे अल्फाज बना देते हैं जन्नत। किसको? मून यानी चांद को, अर्थ या फिर ज़मीन को, सन या फिर सूरज को। हमारे रहमदिली के छोटे काम या फिर प्यार भरे छोटे अल्फाज वो जन्नत बना देते हैं। किसे? अर्थ यानी ज़मीन को। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक द अर्थ एंड ईडन, तो ज़मीन को एक जन्नतनुमा बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द लेटर्स ऑफ फ्रेज दैट बेस्ट आंसर्स ईच क्वेश्चन। अब हमारे पास एक फिक्रा होगा, फिक्रे के अंदर हमने जवाब ढूंढना है। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है आर्थरस्टोन, यानी इस नज़म के अंदर जो मुसन्निफ है या फिर जो राइटर है या फिर जो शायर है उसकी टोन कैसी है, उसका लहजा कैसा है, वो किस अंदाज से बोल रहा है। तो स्टेटमेंट है, द ऑथर इन दिस पोएम इज केयरलेस यानी लापरवाह है, सैड उदास है, फनी मज़ाहिया है, या फिर थॉटफुल मुतफक्किर है, सूझबूझ रखने वाला है। तो इस नज़म के अंदर शायर में ये बता रहा है कि हमें नेकी के काम करने चाहिए, हमें बुराइयों से बचना चाहिए, हमें रहमदिली से काम लेना चाहिए या रहमदिली के काम करने चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि हमारी जो ज़मीन है वो एक जन्नतनुमा बन जाए। क्या ऐसी बातें कोई लापरवाह बंदा करता है, उदास बंदा करता है, मज़ाहिया बंदा करता है, या फिर मुतफक्किर या समझ वाला बंदा, सूझबूझ वाला बंदा करता है? तो यकीनन ऐसी बातें तो सिर्फ
थॉटफुली कर सकता है, यानी सूझबूझ रखने वाला बंदा ही कर सकता है। तो इसका आंसर है द ऑथर इन दिस पोएम इज थॉटफुल। इस नज़म का जो शायर है या जो मुसन्निफ है वो बहुत ज़्यादा मुतफक्किर है, यानी सूझबूझ वाला है। नंबर 2, ऑथर्स पर्पस, यानी मकसद क्या है, जो मुसन्निफ है उसका मकसद क्या है। द ऑथर्स पर्पस इन द पोएम इज टू, मुसन्निफ का मकसद इस नज़म के अंदर है, क्या है? क्रिटिसाइज, तनकीद करना, कंप्लेन, शिकायत करना, इन्फॉर्म, आगाह करना, या फिर अम्यूज, तफरीह फराहम करना, खुश करना, हैरान करना। तो ये 4 ऑप्शन है। अब मुसन्निफ इसमें क्या कर रहा था इस नज़म के अंदर? वो हमें ज़िंदगी के आने वाले हालात के बारे में बता रहा था, वो हमें इन्फॉर्म कर रहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी इन्फॉर्म, आगाह करना। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर, या व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस? द ऑथर्स पर्पस इन दिस पोएम इज टू इन्फॉर्म अस। उसका मकसद हमें आगाह करना था। नंबर 3, ऑथर्स ऑडियंस। अब ऑथर जो है वो किससे मुखातिब है? जो मुसन्निफ है वो किससे खिताब कर रहा है, किससे बातचीत कर रहा है? स्टेटमेंट है द पोएम इज मोस्ट लाइकली एड्रेस टू। अब ये जो नज़म लिखी गई है वो किसके लिए लिखी गई है, ये किन लोगों के लिए लिखी गई है? तो पहला, यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों के लिए, टीनेजर्स यानी नौजवानों के लिए। अब टीनेजर्स उन लोगों को कहते हैं जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 19 साल तक हो, जैसे 11, 12, लेकिन 13 के एंड पे TEEN टीन आता है। तो ना तो 11 के एंड पे टीन आता है, ना ही 12 के एंड पे टीन आता है, 13 के एंड पे टीन आता है। इसी तरह 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से लेकर 19 तक की जो उम्र है इन लोगों को बोलते हैं टीन एजर्स, यानी नौजवान। अडल्ट यानी बालिग या फिर बड़े। ऑल ऑफ अबव, ऊपर बयान किए गए तमाम। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, नौजवान का मतलब नौजवान नहीं होते, यानी 9 नहीं होगा। नौजवान का मतलब होता है नया नया जवान होने वाला। तो हमारे पास है द पोएम इज मोस्ट लाइकली एड्रेस टू। अब ये जो पोएम है वो लिखी गई है किन के लिए? छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बालकों के लिए, या फिर तमाम के लिए? हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये नज़म सब लोगों के लिए लिखी गई, यानी अच्छे काम सिर्फ बच्चों ने तो नहीं करने ना, या नौजवानों ने तो नहीं करने, या बड़ों ने तो नहीं करने, सब ने करने। तो ये शायर सबसे मुखातिब है। द पोएम इज मोस्ट लाइकली एड्रेस टू ऑल दी पीपल, ठीक है, या पीपल ऑफ ऑल एजेस। ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो मुसन्निफ है वो कहना क्या चाहता है? द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पोएम इज टू। अब मुसन्निफ जो है वो इस नज़म के अंदर कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? लीव द थिंग्स ऑन देयर ओन। जो चीज़ें हैं उनको अपने ऊपर ही छोड़ दो, यानी जैसा है वैसे ही चलने दो। ऑप्शन बी, इग्नोर एवरीथिंग। हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दो। शो द ओशन, समुंदर देखें, या समुंदर दिखाया है उसने। लेट योर लाइफ विद केयर, अपनी जिंदगी एहतियात से गुजारें। तो ये 4 ऑप्शन है। अब उसमें इस नज़म के अंदर वो हमें क्या कहना चाहता है? वो क्या कह रहा है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अपने ऊपर ध्यान दो, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दें। क्या वो ये कहना चाहता है? क्या वो हमें सिर्फ समुंदर दिखा रहा था, या वो ये कह रहा था कि अपनी ज़िंदगी एहतियात से गुजारें? अब मेन मकसद उसका था वो हमें ज़िंदगी के आने वाली मुश्किलात के बारे में आगाह कर रहा था। वो हमें समझा रहा था कि हमने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, या फिर हमारी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियां आसान हो सकती हैं, हम लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। और ये सारे के सारे काम उसी वक्त हो सकते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को एहतियात से गुजारेंगे।
इसका आंसर है लेट योर लाइफ विद केयर, अपनी जिंदगी एहतियात से गुजारें। द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस पोएम इज टू लेट योर लाइफ विद केयर। अगला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, उनको कॉलम बी में उनके मीनिंग के साथ मिलाना है। तो पहला है ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी कि ज़रात, जैसे सैंड ग्रेन्स रेत के ज़रात। फिर दूसरा है हम्बल, हम्बल होता है आजिज़। तीसरा है ब्यूटियस, खूबसूरत। माइटी, अजीम तरीन यानी बहुत बड़ा। एजेस, ज़माने या फिर दौर। एटर्निटी, हमेशा रहने वाला, कभी ख़त्म ना होने वाला, लाफानी। विर्चू, नेकी। स्ट्रे, भटक जाना यानी सीधे रास्ते से हट जाना। ईडन, जन्नत। तो हमारे पास ये ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ज़रात। तो इसका आंसर है वेरी स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सैंड, किसी शय के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जैसा कि रेत। सब्सटेंस चीज़, कोई खालिस चीज़ को सब्सटेंस कहते हैं। हम्बल है मॉडेस्ट, आजिज़। तीसरा है ब्यूटियस यानी ब्यूटीफुल। चौथे नंबर पे माइटी, माइटी कहते हैं अजीम तरीन, बहुत बड़ा। तो ह्यूज का मैंने भी होता है बहुत बड़ा। एजेस, ज़माने। अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक, पुराने ज़मानों की बात है। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, हम कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। तो इस तरह की ज़माने, पुराने दौर की बात है, ठीक है, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। वेरी लॉन्ग टाइम। एटर्निटी, ऐसा वक्त जो कभी ख़त्म ना हो। टाइम विदाउट एंड, हमेशा रहने वाला। विर्चू, नेकी यानी बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। एग्रेजी, स्ट्रे, वांडर अवे, भटक जाना, ठीक है, सीधे रास्ते से हट जाना। ईडन, जन्नत, ठीक है, ये जन्नत का एक बाग है, उसका नाम है ईडन। अगला क्वेश्चन, सम वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो बिगिन विद मिसिंग पीएच और टीएच। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं या फिर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनके शुरू में या तो पीएच आता है या फिर टीएच आता है। राइट द मिसिंग डायग्राफ टू करेक्ट ईच वर्ड। अब इन अल्फाज को ठीक करना है पीएच या फिर टीएच लगा के। तो पहले हमारे पास माई फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन द डैश टूडे। अब ONE लिखा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम PH लगा सकते हैं या फिर TH लगाते हैं। फिलहाल हम दोनों चीज़ें लगाते हैं। तो PHONE बनता है फोन, THONE बनता है थून या फिर दून। तो माई फ्रेंड कॉल्ड मी ऑन द डैश टूडे, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की है, किस चीज़ पर? फ़ोन पर या थोन पर? तो यकीनन फ़ोन पर। तो इधर आ जाएगा PH। स्टेटमेंट नंबर 2, आई डैश ही वांट्स मी टू विजिट हिम अगेन। इंक, इंक। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो थिंक या फिर थिंक। आई थिंक या फिर आई थिंक। तो यहाँ पर आएगा आई थिंक। आई थिंक ही वांट्स मी टू विजिट हिम अगेन। मेरा ख्याल है कि वो चाहता है कि मैं दोबारा उसे मिलूं। अगला, ही टुक सम डैश ऑफ मी लास्ट मंथ। फोटोज, तो इसके शुरू में क्या आएगा? या फोटोज या फिर थोटोस। तो क्या ऑप्शन है आपके ख्याल में सही? क्या ही टुक सम, उसने ली, क्या ली? फोटो ली, पिछले महीने मेरे फोटो लिए, या फिर थोटोस लिए? तो यकीनन फोटोस लिए। अगली स्टेटमेंट, डैश शो मी प्लेइंग इन द सॉकर ग्राउंड। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, EY लिखा हुआ है इसके शुरू में, PH लगाएंगे या फिर TH लगाएंगे। तो इधर TH आएगा यानी दे आएगा। दे शो मी प्लेइंग इन सॉकर ग्राउंड। पांचवा, इट वॉज माई सेकेंड विजिट डैश। तो अब यहाँ पर फेयर आएगा या फिर
देयर आएगा, इट वॉज माई सेकेंड विजिट देयर, मेरा वहाँ पर ये दूसरा दौरा था या मैं दूसरी बार वहाँ पर गया हूँ। तो यहाँ पर PH और TH लगाकर हमने ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है। आखिरी स्टेटमेंट है हमारे पास, आई होप आई कैन गो अ डैश टाइम, मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा इतनी बार, कितनी बार, थर्ड या फिर थर्ड, तो यहाँ पर आएगा थर्ड। आई होप आई कैन गो अ थर्ड टाइम, मुझे उम्मीद है कि मैं तीसरी बार भी जाऊँगा या मैं तीसरी बार भी जा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन अ नाउन और नाउन्स इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नाउन्स को आपने अंडरलाइन करना है। तो उससे पहले नाउन की डेफिनेशन देख लें। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी भी जगह, शख्स या फिर चीज़ को जो नाम जाहिर करता है उसको नाउन कहते हैं। इसको ज़बानी याद करना है। ज़बानी याद करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। आमतौर पर जब बच्चों की लड़ाई होती है, बड़ों की लड़ाई होती है, तो वो कहते हैं अपनी गली में खड़े हो, अपने महल्ले में खड़े हो, कभी आओ ना हमारे महल्ले में, बताते हैं तुम्हें। ये कहते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो उसी को इस्तेमाल करके आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे अपनी गली में तो कुत्ता भी होता है किंग, यानी अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो अपनी गली में तो कुत्ता भी होता है किंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो ये आसानी से याद हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। डेफिनेशन के बाद इसकी टाइप्स हैं। पहली है इसकी कॉमन नाउन, जबकि दूसरी है प्रॉपर नाउन। तो नाउन की दो मेन टाइप्स हैं, पहली है कॉमन नाउन और दूसरी है प्रॉपर नाउन। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, कॉमन नाउन की एग्जांपल और प्रॉपर नाउन की एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया है प्लेस का। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस। तो प्लेस जैसे स्कूल, स्कूल एक जगह का नाम है, लेकिन ये एक आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। कोई भी स्कूल हो सकता है, किसी जगह पर भी हो सकता है, हमें क्या पता कि स्कूल की बात हो रही है। तो ये हो गया एक कॉमन नाउन। लेकिन अगर इसको प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना है तो अब हम किसी स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे दी नेशनल स्कूल। अब ये हो गया ख़ास, जब इसके साथ स्कूल के साथ एक ख़ास अल्फाज लगा दिए गए हैं, दी नेशनल, यानी अब ये किसी स्कूल का नाम हो गया, तो अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। दूसरा है पर्सन, जैसे इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो पर्सन क्या है, जैसे बॉय या फिर गर्ल। तो बॉय एक लड़का, लेकिन कौन सा लड़का हमें नहीं पता, लेकिन जब हम इसकी जगह बॉय का नेम लिख देंगे, जैसे अली, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया। तीसरा है थिंग। थिंग कोई भी चीज़, जैसे कि रोड, हम रोड की बात कर रहे हैं, सड़क, कोई भी सड़क हो सकती है। अब ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करें तो कचहरी रोड, जब हम ये लिखेंगे कचहरी रोड, तो ये एक प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया, हमें उसका मुकम्मल एड्रेस पता चल गया, महसूस हो गया कि ये फलां चीज़ की बात हो रही है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गए कुछ। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, आई लव माई मदर, मुझे अपनी माँ से प्यार है। जो नाउन इस्तेमाल हुआ है वो है मदर। हमने इसका कलर तब्दील कर दिया है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। नंबर 2, माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक, मेरी माँ बहुत ही ज़बरदस्त कुक हैं, या मेरी माँ बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं, मदर और कुक। नंबर 3, आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। इसके अंदर भी दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं, नंबर 1 फुटबॉल और नंबर 2 फ्रेंड्स। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी इज माई फेवरेट आइसक्रीम, मेरी सबसे जो पसंदीदा
आइसक्रीम है वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। तो इसके अंदर दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं, स्ट्रॉबेरी और आइसक्रीम। पांचवा, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। नाउन जो इस्तेमाल हुआ है वो है बुक्स। अगला क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें। अंडरलाइन ईच कॉमन नाउन, हर कॉमन नाउन को अंडरलाइन कर दें। एंड सर्कल ईच प्रॉपर नाउन, और हर प्रॉपर नाउन को के ऊपर दायरा लगा दें। पहला सेंटेंस, माई कजन रऊफ विल विजिट मी इन जून, मेरा कजन रऊफ जून के महीने में मुझसे मिलने आएगा। अब इसकी प्रॉपर नाउन की एक पहचान आपको बता देते हैं कि जब जहां पर भी प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होगा तो उसका पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल होगा। जैसे रऊफ के शुरू में आर कैपिटल है, जून के शुरू में जे कैपिटल है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि माई के शुरू में एम भी कैपिटल है, तो वो सेंटेंस का जो पहला लफ्ज होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, वो इस वजह से कैपिटल है। तो यहाँ पर दो हमारे पास प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुए हैं, रऊफ और जून। अब इनके ऊपर वैसे तो सर्कल लगाना है, लेकिन मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। जबकि हमारे पास जो कॉमन नाउन इस्तेमाल हुए वो है कजन, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो कजन जो है वो कॉमन नाउन है, जबकि रऊफ और जून जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो जब प्रॉपर नाउन की आपने पहचान देखनी हो तो उसके पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल होते हैं। दूसरा सेंटेंस, माई फ्रेंड ओपनड अ बिग स्टोर इन लाहौर, मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा स्टोर लाहौर में खोला है। अब देखें, फ्रेंड और स्टोर ये दोनों क्या हो गए, कॉमन नाउन, इनको अंडरलाइन कर लिए। जबकि लाहौर क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मैंने पहले बताया कि उसका पहला लफ्ज कैपिटल होगा। तीसरा सेंटेंस, माई फादर्स ऑफिस इज ऑन डिफेंस रोड, मेरे अब्बू का दफ्तर डिफेंस रोड पर मौजूद है। तो ऑफिस कॉमन नाउन, डिफेंस रोड प्रॉपर नाउन। डॉक्टर इमरान इज अ डॉक्टर इन सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इमरान सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर है। यहाँ पर डॉक्टर इमरान और सिविल हॉस्पिटल ये दोनों प्रॉपर नाउन हो गए, जबकि डॉक्टर का लफ्ज जो है वो एक कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पांचवा, द नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्रेवलिंग टू टर्की, अगली बार मैं तुर्की जाऊंगा। हम उर्दू में इसको तुर्की पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको टर्की प्रोनाउंस किया जाता है। अब टाइम कॉमन नाउन, जबकि टर्की प्रॉपर नाउन है। अगला क्वेश्चन है राइट द प्लूरल्स ऑफ फॉलोइंग नाउन्स। अब हमारे पास कुछ नाउन्स दिए गए हैं, हमने उनकी जमा लिखनी है। हम उर्दू में आमतौर पर लिखते हैं किताब की जमा किताबें, कापी की जमा कापियाँ, कुर्सी की जमा कुर्सियाँ, पंखे की जमा पंखे। इसी तरह से इंग्लिश में जब सिंगुलर को प्लूरल में तब्दील किया जाता है तो उसके कुछ रूल्स हैं, पहले उसको स्टडी कर लें। तो रूल्स फॉर प्लूरल नाउन्स, पहला, एड एस टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ मोस्ट नाउन्स। अब ज़्यादातर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है तो वो जमा में तब्दील हो जाते हैं, जैसा कि कार की जमा कार्स। दूसरा, इफ नाउन एंड्स इन एस, एस एच, सी एच, ओ आर एक्स। अब यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे एस, एस एच, सी एच, ओ या फिर एक्स आता है, तो हम उनके एंड पे सिर्फ ई एस का इजाफा कर देते हैं। पहला जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ एस का इजाफा किया है, लेकिन अगर एंड पे एक्स, ओ, सी एच, एस एच या फिर एस आ जाए तो हम ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि मैच, मैच के एंड पे सी एच आता है, जब उसके एंड पे सी एच आ गया तो हम ई एस का इजाफा कर देंगे। नंबर 3, इफ नाउन एंड्स इन वावल प्लस वाई सिंपली एड एस। अगर एंड पे
वाई आए और वाई से पहले कोई वावल वर्ड आ जाए। वावल होते हैं ए ई आई ओ यू। अगर कोई नाउन ऐसा हो जिसके एंड पे वाई आए और उससे पीछे वावल हो तो हम उसमें एस का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर बॉय, बॉय का प्लूरल होगा बॉयज। अब बॉय के एंड पे वाई आता है और उससे पीछे एक वावल है, तो इस तरह की कंडीशन में हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। नंबर 4, इफ नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर किसी भी नाउन के इख्तिताम पर वाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए, ए ई आई ओ यू वावल्स होते हैं जबकि उसके अलावा बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आए तो हम वाई को हटाते हैं और एंड पे आई ई एस का इजाफा करते हैं। तो जैसे लेडी, लेडी की स्पेलिंग होते हैं एल ए डी वाई, लेडी, तो हम वाई को रिमूव करेंगे और उसकी जगह आई ई एस का इजाफा कर देंगे। 5वां, इफ नाउन एंड्स विद एफ आर एफ ई। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके इख्तिताम पर एफ आता है या फिर एफ ई आता है, तो हम उनको एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस का इजाफा कर देते हैं। जैसे कि वुल्फ, वुल्फ के एंड पे एफ आता है तो हम एफ को रिमूव करेंगे और उसकी जगह वी ई एस का इजाफा कर देंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी जब जमा बनाते हैं तो उसका बिल्कुल तरीक़ाकार तब्दील हो जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं, ज़्यादातर जो है वो इसी रूल के मुताबिक ही चलते हैं। तो अब हमारे पास इसके कुछ नाउन्स आ गए हैं, तकरीबन 30 नाउन्स हैं। तो अब हमने इनकी जमा बनानी है। पहला है कार, कार एक सिंपल सा वर्ड है तो इसकी जमा कार्स, ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कार्स। दूसरा है स्टोरी, स्टोरी के एंड पे वाई आता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, रूल्स के मुताबिक वाई को रिमूव करेंगे और इसकी जगह आई ई एस का इजाफा कर देंगे, तो स्टोरी का प्लूरल हो गया स्टोरीज। तीसरे नंबर पे स्टार, स्टार के एंड पे ना तो सी एच आता है, ना एस एच आता है, ना वाई आता है, ना एफ आता है, ना एफ ई आता है, इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, सिंपल है, तो हम सिर्फ इसका एस का इजाफा करेंगे। अगला स्केच, स्केच के एंड पे अगर आप देखें तो सी एच आ रहा है, तो सी एच का हमने रूल पढ़ा है कि जब भी एंड पे किसी भी नाउन के एंड पे अगर सी एच आ जाए तो उसके साथ ई एस का इजाफा किया जाता है, तो ये बन गया स्केचेस। नंबर 5 कंट्री, कंट्री मुल्क, एंड पे वाई आ रहा है, तो अब हमारे ज़हन में फ़ौरन दो चीज़ें आएंगी कि वाई से पीछे वावल है या फिर कॉन्सोनेंट। अब आर आ रहा है, आर वावल नहीं होता यानी ये कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह आई ई एस का इजाफा कर देंगे, तो ये हो गया कंट्रीज। नंबर 6 गार्डन, ना तो एंड पे सी एच है, एस एच है, एक्स है, ओ है, वाई है, एफ ई है, कुछ भी नहीं है, एन है, तो सिंपल एस का इजाफा करेंगे और हमारा प्लूरल तैयार हो गया। आगे ईगल, ईगल सिंपल एस का इजाफा करना है, ईगल्स। चेरी, एंड पे वाई आ रहा है, वाई से पीछे आर है, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो आई एस का इजाफा करेंगे चेरीज। नंबर 9 पे है फॉक्स, तो फॉक्स के एंड पे एक्स आ रहा है, रूल्स में हमने पढ़ा है कि जब एंड पे एक्स आ जाए तो ई एस का इजाफा करते हैं, तो ये बन गया फॉक्सेस। ट्री सिंपल एस का इजाफा करना है, ट्रीज। अब चाइल्ड, चाइल्ड इन रूल्स में से किसी में भी नहीं आएगा, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इन रूल्स की मदद से जमा नहीं बनाई जाती, तो चाइल्ड उनमें से ही है, तो इसकी जमा होगी चिल्ड्रन। बेबी, एंड पे वाई पीछे कॉन्सोनेंट, तो बेबीज, आई एस का इजाफा। पेपर, एंड पे सिंपल एस का इजाफा करके पेपर्स। टॉय, टॉय के एंड पे वाई है, पीछे वावल है, तो सिर्फ एस का इजाफा करना है, टॉयज। ड्रेस, एंड पे एस आ रहा है, एस या डबल एस आ जाए तो फिर ई एस का इजाफा करते हैं, तो ये बन गया ड्रेसेस। स्काई, एंड पे वाई पीछे कॉन्सोनेंट, तो आई एस का इजाफा स्काइज। कप, कप सिंपल एस का इजाफा करना है, तो ये बन जाएगा कप्स। वैली, वैली एंड पे वाई है, पीछे इसके वावल है, तो सिंपल एस का इजाफा करना है, वैलीज।
बेंच एंड पे सी एच हो तो ई एस का इजाफा करते हैं तो बेंचेस। बेरी एंड पे वाई पीछे कॉन्सोनेंट तो आई ई एस का इजाफा। ग्लास एंड पे एस या फिर डबल ई एस है तो ई एस का इजाफा करेंगे तो ये ग्लासेस। वाली के एंड पे वाई पीछे वावल तो एस का इजाफा। ब्रश के एंड पे एस एच आ जाए तो फिर ई एस का इजाफा करते हैं, बन गया ब्रशेस। ऐसे के एंड पे वाई पीछे वावल तो ये एसेस, सिर्फ एस का इजाफा करना है। पोनी एंड पे वाई है पीछे कॉन्सोनेंट है तो इसकी जगह वाई रिमूव करेंगे और आई एस का इजाफा। क्लॉक एंड पे सी के सिंपल एस का इजाफा करना है, जमा बन जाएगी। लैच एंड पे सी एच ई एस का इजाफा करें तो लैचेस। चिमनी एंड पे वाई पीछे वावल तो सिर्फ एस का इजाफा करना है और चिमनी जमा बन गई। लेडी एंड पे वाई पीछे इसके कॉन्सोनेंट तो वाई रिमूव करके आई एस का इजाफा। इसी रूल के मुताबिक लास्ट वाला इंजरीज जमा बन गई। अगला क्वेश्चन है यूज ए और एन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ए या फिर एन का इस्तेमाल करें। हमारे पास छह लफ्ज हैं। अगर किसी भी नाउन के शुरू में वावल आ जाए, वावल यानी कि ए ई आई ओ यू आ जाए तो हम उसके शुरू में एन लगाते हैं, लेकिन अगर उसके शुरू में कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम सिंपल ए का इजाफा करते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास बस। क्या बस के शुरू में वावल है? बिल्कुल भी नहीं। बी जो होता है वो वावल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, तो हम इधर ए का इजाफा करेंगे। सिर्फ हम ए लगाएंगे तो आ बस या ए बस। वोमेन के शुरू में डब्ल्यू है, डब्ल्यू वावल नहीं होता, ये कॉन्सोनेंट होता है तो ए का इजाफा। टीचर के शुरू में टी है, टी वावल नहीं है, ए ई आई ओ यू वावल होते हैं तो इधर भी सिर्फ ए का इजाफा। एनवेलप शुरू में ई है, ई जो होता है वो वावल है तो इधर एन लगाएंगे। अंकल के शुरू में यू है, यू एक वावल है तो इधर एन लगाएंगे। इंसेक्ट क्या होता है? इसके पहला लफ्ज़ है वावल तो वावल हम क्या लगा देंगे? एन का इजाफा कर देंगे। टेल वेदर ईच नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हमें ये बताएं कि हर जो नाउन है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है या मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। अब कितना प्यार है हम बाजू फैला के बता सकते हैं कि इतना प्यार है, हाथों से बता सकते हैं इतना प्यार है, या फिर हम किलो में बता सकते हैं कि इतने किलो प्यार है, या किलोमीटर में बता सकते हैं इतने किलोमीटर में प्यार है। हम कभी भी ऐसी चीज़ों की पैमाइश नहीं कर सकते, हम प्यार की पैमाइश नहीं कर सकते, हम नफरत की पैमाइश नहीं कर सकते। ठीक है, वो मुझे कितना अच्छा लगता है मैं नहीं बता सकता। ये वाली फीलिंग्स जो होती हैं वो अनकाउंटेबल फीलिंग्स होती हैं। अब काउंटेबल क्या है? मेरे पास 10 रुपए हैं, अब रुपए मैं गिन सकता हूँ। मेरे पास 3 खिलौने हैं, खिलौने मैं गिन सकता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल में गिन सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं काउंटेबल। ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, वो हो गई काउंटेबल। लेकिन वो चीज़ें जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते वो क्या हो गई? अनकाउंटेबल। हमारे पास आ गया जी जूस, फ्रूट, शुगर, कप, बैट, करेंसी। अब जूस कितना है? क्या हम उसके सारे ज़रात गिन सकते हैं? कभी भी नहीं गिन सकते। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। जूस को हम गिनती नहीं कर सकते। हाँ, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 जग, 2 जग हम इस तरह से तो बता सकते हैं, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट फिगर हम उसका नहीं बता सकते कि इतनी मिकदार में है, इतने कतरे हैं इसके, इतनी इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, तो इसकी सही पैमाइश हम लोग नहीं बता सकते। तो जूस क्या हो गया? अनकाउंटेबल। फ्रूट हम बता सकते हैं इतना फ्रूट है, जैसे कि दर्जन है, दर्जन केले हैं तो दर्जन केले हम बता सकते हैं, उसमें 12 केले गिनती कर सकते हैं, तो फ्रूट क्या हो गया? काउंटेबल। शुगर को हम लोग गिनती नहीं कर सकते, तो शुगर क्या हो गया? अनकाउंटेबल। कप्स गिनती किए जा सकते हैं, तो कप क्या हो गया? काउंटेबल।
बैट काउंटेबल, जबकि करेंसी भी काउंटेबल है। यहाँ पर एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है, तो इससे मुतल्लिका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।